अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट और किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारी ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक है 2.3 विच इज स्केलर एंड वेक्टर्स। क्लियर? अब स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है। उन क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ क्वांटिटीज डिस्कस की, जैसा कि हमने डिस्कस की लेंथ, मास एंड टाइम। अब इन क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है और साथ में हम उसका यूनिट लिख देते हैं। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटीज को फर्स्टली हम लोग डिफाइन करेंगे। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम लोग जस्ट मैग्नीट्यूड के साथ डिस्क्राइब कर सकें, उन क्वांटिटीज को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड by its magnitude is called a scalar. The magnitude of quantity means its numerical value. अब magnitude का मतलब क्या है? जस्ट हम उसकी numerical value को देखते हैं। ठीक है, अब numerical values कौन सी होती हैं? Numerical values such as the appropriate unit having 2.5 kilogram, 40 second and 1.8 meter. जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट है उसका मैथ को मेजर करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैथ है वो हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग किसी से कोई और चीज लेने जाते हैं, जैसे चीनी हम लेने जाते हैं, तो हम उसे कहते हैं हमें 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम है, टाइम को हम ये लोग मेजर करते हैं सेकंड में। अब स्टूडेंट, जो ये 2.5 किलोग्राम जो यहाँ आप शो किया गया है, ठीक है, 2.5 बेसिकली उसकी है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जबकि जो किलोग्राम है उसका यूनिट। ठीक है, अब जो ये जो कंप्लीटली मिलके बनता है उनको कहते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। इस कंप्लीट को हम लोग कहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इसका मिलके कंप्लीट मिलके बनाएगा उसकी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, लेट्स सपोज हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इस लाइन की जो लेंथ है वो हमारे पास है 2 मीटर। अब जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो बेसिकली हमारे पास 2 है और जो मीटर है उसका जो यूनिट है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट ही कंप्लीट उसकी मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करते हैं। अगर जस्ट हम लोग उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिख दें तो हमें स्केलर क्वांटिटीज के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती। लेट्स सपोज मैं 2.5 लिखती हूँ। अब 2.5 जस्ट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू लिखती हूँ, मैं यूनिट को नहीं लिखती। ठीक है, लेट्स सपोज मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, मेरे पास 1.8 वैल्यू है। ठीक है, अब 1.8 मैंने वैल्यू लिखी, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैंने इसके साथ कोई यूनिट नहीं लिखा।
अब ये 1.8 बेसिकली है क्या? ये कुछ भी हो सकता है, ये मैथ भी हो सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, 1.8 टाइम भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकते हैं, व्हाटएवर। हमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि बेसिकली ये है क्या। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग देख के किसी भी किस्म की कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते आया कि 1.8 किसी ऑब्जेक्ट का मास है, यूनिट है या टाइम है। जब हम इसके साथ सेकंड लिख देंगे तो तब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी कि 1.8 सेकंड मतलब हम लोगों ने यहाँ पे टाइम को मेजर किया है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं, और जो यूनिट है उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं। दोनों कंबाइन होंगे तो ही हमें अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, किसी भी चीज़ के बारे में हम एग्जैक्ट मेजर कर सकेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से मैग्नीट्यूड को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ और साथ में यूनिट के साथ। अब स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? अब वेक्टर्स में हम लोग साथ साथ एक और क्वांटिटी का भी इजाफा करते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, द क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय द मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। इसमें वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, सिमत की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज़ में हम लोग उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को भी देखेंगे, उसके यूनिट को भी देखेंगे, और साथ साथ हम उसके देखेंगे कि आया कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। क्लियर स्टूडेंट्स? मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेट्स सपोज एक बॉल है, इस बॉल को मैंने इस पोजीशन से इस बॉल को इस न्यू पोजीशन तक लेके जाना है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी जिसे मैंने ए का नाम दिया, और ये इसकी सेकंड पोजीशन थी जिसे मैंने इसे बी का नाम दिया। मैंने फोर्स अप्लाई की, बेसिकली मैं इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करवाना चाहती हूँ। ठीक है, अब मैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी ऑब्वियसली ये उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगा। अब मैंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रिक्वायर्ड कर दी कि इस बॉल को मैं इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगी तो ऑब्वियसली ये बॉल इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में इस्तेमाल करती तो ऑब्वियसली वो इस डायरेक्शन में जाता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट भी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्स की बात करें कि लेट्स सपोज हमारे पास जैसे मैंने बॉल पे फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे खास रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी जिस पॉइंट से मैं फोर्स लगा रही हूँ। क्लियर स्टूडेंट्स? तो वेक्टर्स क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? A vector quantities can be described completely by the magnitude along with its direction. Examples of the vectors are velocity, displacement, force and momentum and torque. It would be meaningless to describe vector without direction. हमें इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है। अगर हमें डायरेक्शन का नहीं पता, जस्ट हमें मैग्नीट्यूड का पता है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे लिए वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमारे पास लाजमी है कि हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज इनसफिशिएंट टू लोकेट दैट प्लेस। द डायरेक्शन ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट इज आल्सो नेसेसरी टू लोकेट इट। अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास दो फोर्सेस, एक टेबल है, ठीक है, two forces F1 F2 are acting on it. It does make reference differentiate from two forces act in opposite direction such that indicate in a figure. Let's suppose हम लोगों ने F1 जो फोर्स है हमारी है वो हमारे पास है 2 न्यूटन, ठीक है, और F12 फोर्स भी हमारे पास है 2 न्यूटन, ठीक है। अब हमारे पास सेम फोर्सेस हैं लेकिन इनके डायरेक्शन उसने बता दी कि ये इस तरफ जा रही हैं, तो हमारे पास जो टोटल फोर्सेस होंगी ऑब्वियसली वो हमारे पास 4 न्यूटन हो जाएगी।
अब वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जस्ट एक एरो मार्क डाल देते हैं जो रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज हमारे पास एक और टेबल है जिसमें हम लोगों ने F1 फोर्स, ये भी हमारे पास लेट्स सपोज 2 न्यूटन है, और सेकेंड फोर्स हमारे पास F2 है, वो भी हमारे पास 2 न्यूटन है। इस कंडीशन में टेबल ए में हम लोगों ने दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लगाई, ठीक है, तो वो हमारे पास 4 न्यूटन बन गई। लेकिन इस डायरेक्शन में जो फिगर नंबर बी है, टेबल नंबर बी है, इसमें हमने एक फोर्स राइट साइड पे लगाई तो दूसरी लेफ्ट साइड पे लगाई, मतलब F1 और F2 दोनों ऑपोजिट फोर्सेस थी, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स आएगी वो 0 न्यूटन आएगी। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सेम फोर्सेस लगाई, 2 न्यूटन फोर्स F1 पे लगाई और 2 न्यूटन फोर्स F2 पे लगाई एज इट, लेकिन जब उनकी डायरेक्शन सेम थी तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आई वो 4 न्यूटन आई। अदरवाइज जब हमारे पास इनकी डायरेक्शन चेंज हुई, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हुई विच मीन्स टू से दैट कि हमारा रिजल्ट भी चेंज हो गया, और 2 न्यूटन फोर्स हम लोगों ने अगर लेफ्ट साइड पे लगाई तो राइट साइड पे भी हम लोगों ने 2 न्यूटन फोर्स लगाई, तो हमारे पास ऑब्वियसली रिजल्ट 0 न्यूटन आया। तो इधर आप देख सकते हैं कि कितना डिफर किया है हमारे रिजल्ट ने, जस्ट हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज किया। तो अब यही हमारा मेन पर्पस है वेक्टर्स को पढ़ने का, कि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हमारे पास है certainly two sufficient differ from each other, the differ due to the direction of the forces acting on the table। ये हमारे पास जो फोर्स, यहाँ पे हमारे पास जो 4 न्यूटन फोर्स थी और यहाँ पे हमारे पास जो 0 न्यूटन फोर्स थी, वो जस्ट डायरेक्शन की वजह से ही इनके रिजल्ट पर इफेक्ट हुआ। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फोर्स वुड बी अनकम्प्लीट इफ डायरेक्शन इज नॉट गिवन। अगर हम लोगों ने फोर्स लगाई और हम लोगों ने उसको किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं दी तो वो फोर्स हमारे लिए मीनिंगलेस है, उस फोर्स का कोई मतलब नहीं है। वी आर वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर फी घंटा टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर। ठीक है, मतलब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे किस डायरेक्शन में कर रहा है और उसकी बेसिकली उसकी डायरेक्शन क्या है और किस डायरेक्शन में वो चीज़ ट्रैवल कर रही है। To differentiate a vector from a scalar quantity, we generally use bold letter represent vector quantities। स्टूडेंट्स हम लोग जो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड लेटर्स का यूज करते हैं, और बोल्ड लेटर्स के साथ साथ हम लोग उनके ऊपर एक एरो मार्क शो कर देते हैं लाइक दिस स्टूडेंट्स। जैसे कि फोर्स के ऊपर हम लोगों ने एक एरो मार्क शो किया, इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सेलेरेशन के ऊपर एरो मार्क शो किया और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर हम लोगों ने एरो मार्क शो किया। ठीक है, जस्ट हम लोग लिखते हैं फोर्स या जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं और उनके ऊपर इस तरह से एक एरो मार्क शो कर देते हैं। एरो मार्क हमें ये बताता है कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। ग्राफिकली वेक्टर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन दिस लाइन ए बी एरो हेड बी रिप्रेजेंटेड अ वेक्टर वी। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी ए बी लाइन है। ठीक है, ये हमने इसका एरो हेड बनाया और ये हमारे पास ए से लेके बी तक जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम लोगों ने वी के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। द लेंथ ऑफ द लाइन गिवन बाय ए बी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर वी ऑन द सिलेक्टेड स्केल while the direction of the line from A to B given the direction of the vector V। और जो हमारे पास जो लाइन ए बी है इसकी जो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जस्ट चेकआउट करेंगे वेक्टर की वी की डायरेक्शन को। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2.1। हम ये डिस्कस करते हैं। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट। हमारे पास ये बताया गया है कि हम लोगों ने 80 न्यूटन फोर्स लगानी है नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। क्लियर? तो फर्स्टली हम लोग एक चार्ट ड्रा कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स ये हमारे पास होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और एक हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के इस तरफ हमारे पास है वेस्ट और इस साइड पे हमारे पास है ईस्ट, और हमारे पास अबव है नॉर्थ एंड डाउन है हमारे पास साउथ। हमें ये कहा गया है कि एक हम लोगों ने 80 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करना है जिसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मतलब इस डायरेक्शन में ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास ईस्ट है। नॉर्थ से ईस्ट हम लोगों ने उस फोर्स के डायरेक्शन को शो करना है। मतलब इस जगह पे, इस पोर्शन पे हमारी कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए, इस पोर्शन पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स को मेंशन करना है। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है ये, और ये थर्ड, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्टली हम लोग स्टेप नंबर 1 में देखते हैं टू लाइन्स represented to each other. हॉरिजॉन्टल लाइन represented ईस्ट वेस्ट। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो represent करेगी ईस्ट और वेस्ट को। ईस्ट वेस्ट और वर्टिकल लाइन represented by नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और जो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है ये शो करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। क्लियर स्टूडेंट्स? सिलेक्टेड अ स्केल टू represent a given vector। अब हम लोगों ने एक स्केल सिलेक्ट करना है जो वेक्टर्स को शो करे। इन दिस केस we may take with represent 20 न्यूटन by 1 सेंटीमीटर लाइन। अब हम लोगों ने एक स्केल एडजस्ट करना है और स्केल को इस तरह से एडजस्ट करना है। स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक स्केल ड्रा कर लेना है, ठीक है। उस स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग अपने जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? लेट्स सपोज स्टूडेंट हम लोगों ने ये बताया कि हमारे पास जो 20 न्यूटन है वो हमारे पास इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर के। क्लियर? हमने एक सपोजिशन की जिसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 20 न्यूटन इक्वल है हमारे पास 1 सेंटीमीटर के। अब बेसिकली हमारे पास जो गिवन रिप्रेजेंटेशन जो फोर्स है वो 80 न्यूटन है। 20 न्यूटन हमारे पास 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो ऑब्वियसली 40 न्यूटन हमारे पास 2 सेंटीमीटर के इक्वल होगी एंड 60 न्यूटन हमारे पास 3 सेंटीमीटर की इक्वल होगी और 80 न्यूटन हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, 80 न्यूटन हमारे पास इक्वल हो गई 4 सेंटीमीटर के। इसे हमारे स्केल एडजस्ट करने से हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है उसको मेंशन करने में हमारे आसानी हो गई। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर हमारा जो 3 है, ड्रॉ अ लाइन अकॉर्डिंग टू द स्केल इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इन दिस केस ड्रॉ अ लाइन OA ऑफ द लेंथ 4 सेंटीमीटर अलोंग नॉर्थ टू ईस्ट। हम लोगों ने ये कहा अगर तो 20 मतलब के 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर के है तो ऑब्वियसली 80 न्यूटन हमारे पास जो इक्वल आया वो हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमारे पास जो 80 न्यूटन है वो हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर के। क्लियर? अब हम इस स्केल के अलोंग अपने स्केल ये हमें एक मिल गया, स्केल के अलोंग हम लोग ईस्ट के अलोंग लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे जो ये हमारा ईस्ट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और नॉर्थ हमारा था अपर डायरेक्शन में। और हमें कहा भी यही गया था कि आप लोगों ने नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ग्राफ को ड्रा करना है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे देखा कि लेट्स सपोज हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस आया 4 सेंटीमीटर। हम लोग नॉर्थ से ईस्ट की तरफ गए जिसपे हम लोगों ने 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। ठीक है, तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन को। क्लियर? Put an arrowhead at the end of the line. In this case, the arrowhead is at point A. Clear? Thus the line OA will be the vector, the force of 80 Newton acting towards north to east.
नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हमारे पास 80 न्यूटन फोर्स लग रही है, जिसका हम लोगों ने डिस्टेंस मेजर किया 4 सेंटीमीटर था और फोर्स हमारे पास लगी 80 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन थी वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ थी। ये हमें क्वेश्चन में ही कहा गया था, जस्ट हम लोगों ने उसकी डायरेक्शन को बताना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह से किसी भी किस्म का अगर हमें कोई फोर्स दी जाए, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे फोर्स दी जाती 20 न्यूटन और हमें कहा जाता कि लेट्स सपोज हमें कहा जाता वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में आप लोगों ने जाना है, तो देन हम लोग इस डायरेक्शन में अपनी फोर्स की डायरेक्शन को सिलेक्ट करते। अगर हमें कहा जाता कि आप लोगों ने वेस्ट साउथ से ईस्ट की तरफ जाना है तो देन डायरेक्शन ये होती। अब हमें कहा गया है कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर इस तरह से हम लोग अगर हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है, उस वैल्यू को हम लोग स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको सिलेक्ट करके स्केल के मुताबिक अपने बना के स्केल के मुताबिक उसको एडजस्ट करके देन हम लोग उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टूडेंट्स मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। Thank you so much students. Allah Hafiz.